जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 7 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से भरपूर है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में हैं तो मेरे प्रिय साथियों वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, आज की पॉजिटिविटी है, तुम्हारे कदम धीमे हो सकते हैं लेकिन हिम्मत का साथ ना छूटे तो मंजिल तुम्हारी होगी। मेरे प्रिय साथियों, पढ़ाई हम करते हैं, पढ़ाई को अगर दिन भर खूब सारा पढ़ लोगे, एक ही पुस्तक को अगर दिन भर पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें थोड़ा थोड़ा सभी पोर्शन से पढ़ने की आदत डालनी चाहिए ताकि हम साइकोलॉजी अच्छी तरह से एग्ज़ाम डे के लिए प्रिपेयर हो सके और एग्ज़ाम में एक ही पुस्तक से या एक ही सब्जेक्ट से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता। तो आप मेरी बातें समझ गए होंगे, इसीलिए रोज़ प्लानिंग करें। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, आज अगर 7 जनवरी है तो कल 8 जनवरी आएगा। 8 जनवरी की सारी तैयारी करें और रोज अपनी प्लानिंग को पूरा करने के लिए अपना 100% दे दें, मतलब पूरा जान झोंक दें उस प्लानिंग को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो अपनी कंसिस्टेंसी ना छोड़ें, डिसिप्लिन रहें और बिल्कुल मंत्रमुग्ध रहें। ओ माई गॉड, HMPV मतलब ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। मेरे प्रिय साथियों, पहला केस बेंगलुरु में आ चुका है। तो यहां डरने वाली बात है क्या? नहीं। जैसा कि हम सभी को पता है, 2019 में एक वायरस आया जिसका नाम था कोरोना। उसका वैक्सीन नहीं बना था, उससे हम अवेयर नहीं थे, तो लोग घबरा गए, अपने आप में बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गए, एक दूसरे के घर, रिश्तेदारों के घर आना जाना बंद कर दिए, किसी के यहाँ को कुछ खाना बंद कर दिए, अपने घर में एक दूसरे से जो है डिस्टेंस मेंटेन करना चालू कर दिया। और ये करना भी चाहिए था उस समय, ठीक है, लेकिन अब हम हैबिचुअल हो चुके हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन की स्थिति बन गई है क्या, तो बन सकती है क्या, तो ऐसा है या नहीं वो सरकार जानती है। लेकिन बेंगलुरु में महज 8 से 10 महीने के बच्चे में ये पाया गया है वायरस। बेंगलोर अगर हम देखें, एक छोटा सा हम नक्शा देख लेते हैं भारत का, प्रायद्वीपीय भारत बना लेते हैं, मतलब भारत का दक्षिणी भाग, यहाँ है कर्नाटक और कर्नाटक में है बेंगलुरु। तो ये है अरब सागर वाला क्षेत्र, ये है बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र, बे ऑफ बंगाल जिसे कहते हैं, और ये है अरेबियन सी वाला पार्ट। तो समुद्री मार्ग से ही कहीं ना कहीं आवागमन से ऐसा माना जा रहा है कि आ सकता है। अभी तक का कुछ क्लियर नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मतलब केंद्र में जो है इसकी रिपोर्ट भेजी गई है और ये वायरस मिला है। तो परेशान नहीं होना है, इसकी अभी वैक्सीन नहीं बनी है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बन पाएगी, है ना। तो टेंशन नहीं लेना है, लेकिन पहला डिटेक्ट किया गया है कहाँ, तो बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में। और ये वाला जो सीन दिखाई दे रहा है आपको, ये है चाइना का। चाइना में भी बहुत सारे बच्चों को जो है प्रॉब्लम हुई है इस HMPV वायरस से, और इस HMPV वायरस से जो है चाइना में त्रासदी मची हुई है, लेकिन इससे हमें नहीं फर्क पड़ता। लेकिन चाइना के कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, तो सरकार इसको आराम से बैलेंस कर सकती है। बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, महज 4 से 5 दिन तक के फ्लू होता है, बुखार होता है और ठीक हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब हमारा जो श्वसन तंत्र है प्रभावित होता है इससे, लेकिन नॉर्मल सर्दी हो जा रहा है इंसान को तो भी उससे प्रभावित होता है, बुखार आता है। तो पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलो, तो बेंगलोर में डिटेक्ट हुआ है, मैं ये बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज तमिलनाडु कन्याकुमारी के तट में बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया। एक दो दोनों सही होगा। यामिनी चंदेल ने सही आंसर दिया है। कल्याण साहू ने भी सही आंसर दिया होगा। केवल पहला और दूसरा
इस पुल का निर्माण 37 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। क्या बात है कल्याण साहू, वेरी गुड। एक दो दोनों सही सूर्य ने कहा। शशि टंडन ने लंबा चौड़ा जवाब दिया, वेरी गुड। चलो आओ पढ़ते हैं। एक और दोनों सही है, दो दोनों। यह ब्रिज 77 मीटर लंबा है, क्या बात है, 10 मीटर चौड़ा है। यह ब्रिज प्रसिद्ध स्मारक विवेकानंद मेमोरियल और तिरुवल्लुर को 133 फीट ऊंची प्रतिमा को जोड़ता है। वेरी गुड, क्या बात है, शानदार प्यारे बच्चों। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक, चलो। राष्ट्रीय बॉबल हेड दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये बॉबल हेड जो है राष्ट्रीय अमेरिका क्या है, अमेरिका में इसे मनाया जाता है हर साल 7 जनवरी को। हमारे भारत में नहीं मनाया जाता है इसे, लेकिन अब कोई सा दिवस नहीं मिला तो डाल दिया हूँ। 7 जनवरी 2015 से ये स्टार्ट हुआ है ना। क्या होता है बबल हेड? एक मतलब लोगों के अंदर मन में ऐसा मानसिकता है, मिथ नहीं बोल सकते और मतलब आडंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं उनका कहा जा सकता है भावनाएं जुड़ी हुई है। कई दुकान में जाओगे तो बिल्ली ऐसे ऐसे करते रहती है ना। कई लोग की दुकान में जाओगे तो लाफिंग बुद्धा ऐसे करते रहता है, तो वही है बबल हेड। उसी का दिवस मनाता है। अमेरिका 2015 से चालू हुआ है। 1960 के दशक में बेसबॉल के खिलाड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। अब जो है इसको कई तो तरीके से इसमें टेक्निक बना ली गई है इसको बेचने के लिए, है ना। चलो, 4 से 9 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? ग्रामीण भारत महोत्सव, ये पता होना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है 4 से 9 जनवरी। इसका शुभारंभ किसने किया है? तो आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, है ना। तो ये हमें याद होना चाहिए। अब कहानी आती है कि इसमें है क्या, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, पहले विषय जान लो, फिर उसके बाद इसका उद्देश्य देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं किसमें, कि इसका विषय क्या है? विकसित भारत 2024 के लिए एक लचीले ग्रामीण का निर्माण करना। ठीक है, 2024 का मनाया जा रहा है 2025 में, इसीलिए क्या है, ग्रामीण भारत का निर्माण करना। मतलब ग्रामीण जितनी भी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उसका बेहतर तरीके से जानना कि क्या है और क्या नहीं है, और उसका संचालन करना। गांव बढ़े तो देश बढ़े, इसका आदर्श वाक्य रखा गया है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वयन के लिए रणनीतियों का पता लगाना, प्रॉपर इसमें जो कमेटी गठित की गई है। महोत्सव हितधारकों को ग्रामीण विकास के 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं? किसानों और कारीगरों के लिए आत्मनिर्भरता, ग्रामीण महिला का सशक्तिकरण करना, ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास का प्रोग्राम आयोजित करना, हाशिए पर पड़े ग्रामीण समुदायों के लिए वित्तीय समावेशन को लागू करना। ये 4 स्तंभ पे मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा। किसानों और कारीगरों के लिए आत्मनिर्भरता, मतलब उनको रोजगार प्रदत्त कराना, जैसे कि भारत सरकार बहुत सारी पहल कर रही है। कौशल विकास बोलता हूँ, किसानों और कारीगरों के लिए जो है आपका बहुत सारे सब्सिडीज, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे छूट दे रही है। ग्रामीण महिला सशक्तिकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महिलाओं का सशक्तिकरण ग्राम क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो उनको जो है दबा दिया जाता है ना। ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास, जितना ज़्यादा अगर व्यक्ति अपने स्किल डेवलपमेंट में ध्यान देगा, ग्रामीण बच्चा उतना ज़्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि जितना ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में हिम्मत होती है वो शहरी बच्चों में उतनी हिम्मत नहीं होती है। हाशिए पर पड़े ग्रामीण समुदायों के लिए वित्तीय समावेशन करना। वास्तविकता यह है कि गांव के लोग बहुत ज़्यादा जो है आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते हैं, और वहाँ के बिचौलिए, या कहा जा सकता है वहाँ के ब्याजू लोग, या वहाँ के जो है फाइनेंसर्स जो रहते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा दबा के रखते हैं, उनको कर्ज प्रदत्त करके। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो है उनके लिए वित्तीय समावेशन की योजना को बनाना, तो ये आयोजन कराया जा रहा है, और ये आयोजन बहुत ज़रूरी था। ग्रामीण भारत महोत्सव, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक नाबार्ड जो है इसको फाइनेंस करेगा, है ना, क्योंकि यही राष्ट्रीय एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड जो है यही फाइनेंशियल बॉडी है गांव के लिए, आपका जितने भी वित्तीय प्रोवाइडेशन के लिए, है ना, फाइनेंशियल प्रोवाइडेशन के लिए। 1979 में, है ना, 1979 में इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत 12 जुलाई 1982 में इसका परिचालन शुरू हुआ है, नाबार्ड का। ठीक है, तो फाइनेंशियल लॉबी कौन है? नाबार्ड है, आपको पता होना चाहिए। अगर नाबार्ड की बात करें
तो इसके पास भारत के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की संस्थानों का मतलब पर्यवेक्षी शक्ति है। मतलब यही जो है क्या करता है, फाइनेंशियल क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है, मतलब वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिम्मेदार है सभी ग्रामीण फाइनेंशियल प्रोग्राम्स के। और यह ग्रामीण ऋण संस्थाओं का नियामक नहीं है, आरबीआई ग्रामीण ऋण संस्थाओं का नियामक है। इसके ये पूरा का पूरा जो है आपका मतलब फाइनेंशियल क्राइटेरिया नहीं देखेगा, आरबीआई की अनुमति जरूरी है। आरबीआई ग्रामीण ऋण संस्थाओं का नियामक है, मतलब कि आरबीआई के द्वारा जो है नाबार्ड के माध्यम से सभी को प्रोवाइड किया जाता है। तो आरबीआई क्या है, नियामक है ना। सभी बैंकों का मैक्सिमम बैंकों का नियामक कौन होता है, आरबीआई होता है। चलो, निम्नलिखित में से किसने देश भर में अपने केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सेंट्रल पेंशन पेमेंट सिस्टम को लागू कर दिया है? किसने किया है भाई? ईपीएफओ, मतलब कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा इसे लागू कर दिया गया है। सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम, है ना, सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम। क्या होगा इसमें? तो इसकी बहुत सारी शाखाओं को आदेश दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। ईपीएफओ के 122 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लगभग 1570 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर रामू बिलासपुर में रहे, बस ईपीएफओ का ऑफिस है जहां से वो पेंशन कलेक्ट करता है, अचानक जो है वो रायपुर चले जाता है, तो रायपुर के ईपीएफओ ऑफिस से वो अपने पेंशन को निकाल सकता है, पेंशन को ले सकता है। मतलब सभी ब्रांच में उसको पैसा निकालने की सुविधा होगी। रायपुर गया, अंबिकापुर गया, मध्य प्रदेश का भोपाल गया, जहां भी गया उस क्षेत्र में केंद्रीकृत स्तर पर ये काम कौन करेगी? तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जो कि 1952 में बना है, नई दिल्ली मुख्यालय है, श्रीमती नीलम समी राव इसके कार्यपालक है। ठीक है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत के अंतर्गत आता है। क्लियर? चले आगे। चलो मेरे प्रिय साथी, अब आते हैं आज के सबसे बेहतरीन सवाल की ओर, जो पेरेंट्स लोगों के लिए जो है आपका एक होश उड़ा देने वाली बात है। क्या है भाई ऐसा? चलो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पे चर्चा कर लेंगे। तो आइए देखें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किन कक्षाओं के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। डिटेंड हो जाना मतलब फेल हो जाना। तो 5वीं से 8वीं तक के का क्राइटेरिया ऐसा था जो कि जिसमें बच्चों को पुश कर दिया जाता था कि भाई इनसे जो है मतलब ये फेल ना हो, है ना। 2009 से ये पॉलिसी स्टार्ट हुई थी और इसके तहत 8th तक के तो पेरेंट्स लोग को ये सिक्योरिटी थी कि हमारा बच्चा पढ़ लेगा। तो पढ़ाई के लिए अब पेरेंट्स जो है वो बच्चों को ज़्यादा पुश करेंगे और बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित भी करेंगे। तो इसी को जो है केंद्र सरकार ने परिवर्तित कर दिया है कि अब जो है डिटेंड हो सकते हैं बच्चे। एक बार मौका मिलेगा कि फेल होने के बाद एक बार उनको मौका दिया जाएगा, 1 महीने 2 महीने का, कि आप जो है 2 महीने में तैयारी करके परीक्षा को पास कर लीजिए। लेकिन अगर उसमें वो अनुत्तीर्ण होगा तो वो 5वीं से 8वीं के बीच में ही कक्षाओं में रहेगा, उसको आगे जाने नहीं मिलेगा जब तक कि वो पास नहीं हो जाता। ठीक है, और इससे शिक्षा प्रणाली जो है वो सही नहीं हो रही थी, इसीलिए सरकार की एक अच्छी रणनीति है। अब 5वीं 8वीं के फेल छात्र नहीं होंगे प्रमोट, केंद्र सरकार ने खत्म की नो डिटेंशन पॉलिसी। तो ये स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ में 2009 में ये स्टार्ट हुआ था। इसमें 1ली से लेकर 8वीं तक के बच्चे लोग को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। संवैधानिक दृष्टिकोण से ठीक है, ये तो मिलेगा। लेकिन वो जो पॉलिसी थी कि हर पेरेंट जो है वो संतुष्ट था, संतुलित था, बिंदास था, अब जो है आपको अपने बच्चों की ओर ध्यान देना ज़रूरी हो जाएगा और उनको जो है प्रॉपर पढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। 16 राज्यों ने इसे समाप्त कर दिया है। मैं 16 नाम गिना देता हूं आपको। असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।
दादरा नगर हवेली में भी जो है, दमन दीव में सॉरी, और दादरा नगर हवेली ने भी इस नीति को समाप्त कर दिया है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसा तो नहीं है कि यही राज्य बस समाप्त करेंगे, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो बच्चों को पढ़ाई के लिए पुश करें, बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करें। आखिरकार ये प्रोग्राम होने क्या वाला है, कैसे इसको परिवर्तन किया है, आइए देखें। केंद्र सरकार द्वारा जारी हालिया अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने कक्षा 5 से 8 विद्यार्थियों के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया है। अंत में अब साल के अंत में होने वाली परीक्षा में फेल होने वाले छात्र को फेल माना जाएगा, अर्थात जो छात्र वर्ष के अंत में परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे उन्हें अनुत्तीर्ण माना जाएगा, उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी। हालांकि जो बच्चे पदोन्नति मापदंड को पूरा नहीं करेंगे उन्हें परिणाम घोषित होने के 2 महीने भीतर दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर उसमें भी फेल हो जाएगा तो टाटा बाय बाय है, मतलब टाटा बाय बाय इन द सेंस कि आपको उसी क्लास में बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है। नो डिटेंशन नीति संक्षिप्त अगर इसकी समाप्ति का उद्देश्य क्या है तो नॉर्मल है कि परीक्षाओं को बढ़ावा देना और जो हमारी शिक्षा पद्धति है, जो पढ़ाई के प्रति समर्पण है, उसको जो है प्रेरित करना मेन उसका उद्देश्य है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने जितने भी मतलब आसपास इर्द गिर्द जो पेरेंट्स हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो याद रखिएगा कि गृह मंत्री हमेशा इसके अध्यक्ष होते हैं। जो भी द्वीप के लिए मतलब जितने भी हमारे द्वीप हैं तो इसके अध्यक्ष होते हैं हमेशा कौन? तो गृह मंत्री, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री अमित शाह जी इसकी अध्यक्षता किए हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, इन सभी मतलब हमारे कहा जा सकता है कि द्वीप समूह के उत्थान के लिए इसमें घोषणाएं की गई है। ठीक है। जैसे देख सकते हो आप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में सौर पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना, है ना, क्योंकि वो क्षेत्र जो है समुद्री प्रवाह क्षेत्र है, समुद्र की वहाँ हवाएं चलती है, तो पवन ऊर्जा पे ज़्यादा बल दिया जाए, सौर ऊर्जा पे ज़्यादा बल दिया जाए। ठीक है। पीएम सूर्य घर विशेष जोर देने के लिए नवीनीकरण ऊर्जा दक्षिण अंडमान में 50 मेगावाट के पावर प्लांट की स्थापना करना, है ना। तो ये सभी चीज़ें की गई है इस बैठक में। चलो अगला प्रश्न है, ई नीलामी पोर्टल बैंकनेट का शुभारंभ किसने किया है? किसने किया है? तो सचिव एम नागराजू जी ने इस बैंकनेट का मतलब आपका कहा जा सकता है कि शुभारंभ किया है। ये ऐप है, प्रॉपर मोबाइल ऐप है, जिसके माध्यम से जो नीलामी होने वाली वस्तु है उसके बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। आगे कौन सी वस्तु नीलाम हो सकती है उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे देख सकते हो, वाणिज्यिक संपत्तियाँ, औद्योगिक भूमि, दुकानें, वाहन, कृषि, गैर कृषि भूमि आदि, इन सभी की नीलामी होती है। उन सभी नीलामियों को इस पोर्टल में आपका अपडेट कर दिया जाएगा और आप खरीद सकते हैं इसको। ठीक है। चलो, हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने 2 नवीन जमा योजनाएं हर घर लखपति और एसबीआई आपका पैट्रन्स, ठीक है। तो किसने भाई? एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया। ये बेसिकली सभी लोगों के लिए है, हर घर लखपति, है ना। और ये जो है वृद्धों के लिए बनाया गया है। क्या होगा इसमें? तो जमा खाता बनाने के लिए योजनाएं हैं, जैसे कि आपका देख सकते हैं कि इसमें ग्राहकों को 1 लाख रुपए उससे गुणक राशि की बचत करने में मदद करेगी। ऐसा डिज़ाइन किया गया है प्रॉपर। इसमें अलग अलग स्लैब्स रखे गए हैं और ये वृद्धों के लिए है। वृद्धावस्था में 80 के ऊपर जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए इसको बनाया गया है। भारतीय स्टेट बैंक 1955 में 1 जुलाई 1955 में स्थापित हुआ है। चल्ला श्रीवासुलु शेट्टी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है। देख सकते हो आप, ब्याज दरें और इसकी अवधि 12 महीने के लिए हर घर लखपति, अधिकतम अवधि 120 महीने के लिए। ब्याज दरें फिक्स डिपॉजिट योजनाओं के अनुसार रहेगी। एसबीआई पेंट्रोल्स की जो आपका क्राइटेरिया है वो ये है कि 1 वर्ष से अधिक में 6.80 ब्याज मिलेगा, 2 वर्ष में 7%, 3 वर्ष में 6.75%, 5 से 10 वर्ष में 6.5% इसमें ब्याज दिया जाएगा। एसबीआई का उद्देश्य है विशेष ग्राहकों को जागरूक करना, वित्तीय समावेशों को बढ़ाना, जमा बाजार में अपना नेतृत्व करना, है ना, लोगों को आकांक्षाओं को पूरा करना। ठीक है। लखपति बनने का शौक सब कोई को रहता है। आजकल तो लखपति नहीं, अरबपति बनना चाहते हैं लोग, करोड़पति और अरबपति। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख नाम की एक बुक को जो है विमोचन किया है, जिसमें सारा बताया गया है, उसमें उसकी हिस्ट्री के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में।
चीन में HMPV वायरस फैल गया है ना, और बेंगलोर में भी इसके साक्ष्य मिल गए हैं भाई। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन उन छात्रों के लिए है जो कि अपने मतलब कहा जा सकता है अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं, बेहतर तरीके से हाई एजुकेशन प्रोवाइड मतलब अपने आप को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। ई गवर्नेंस पुरस्कार में 16 पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं, 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, दोनों सही होगा इसमें। उपयुक्त दोनों होगा, पोषण तत्व के आधारित सब्सिडी और डाई अमोनिया फास्फेट पर एक मुफ्त विशेष पैकेज देंगे, किसमें, तो किसानों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उर्वरक विभाग को ये प्रस्ताव की मंजूरी दी है। टिंटस बीमारी किससे संबंधित है, कान से संबंधित है। इसमें व्यक्ति को कानों में बिना किसी बाहरी आवाज से सीटी बजता है, ठीक है। मैं बताया था मेरे को भी थोड़ा थोड़ा बजता है, कैसा लगता है लेकिन साहू जी बोले हमारे मित्र कि ऐसा नहीं है, आप मजाक कर रहे हैं, ठीक। केंद्रीय रेल मंत्रालय उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत जम्मू में अब क्या बन जाएगा, तो 69 नंबर का डिवीजन बन गया है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में 15 दिवसीय छात्रों के बीच पठन अभियान शुरू किया गया है, बताओ जल्दी से, बहुत अच्छी पहल है। हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहले से अगर चैनल में है तो वीडियो को शेयर करें ना भूलें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।